नमस्कार, जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ की आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से आ जाए साथियों, आज अपन 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बड़े ही गजब के प्रश्न हैं। आप सभी को पढ़कर आनंद आएगा। इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी इन क्वेश्चन से वो अपन देखने की पूरी कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले आपको करवाया था, उसी सीरीज़ को अपन आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार सभी जुड़ जाएं ताकि अपन क्लास को शुरू कर पाएँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, हम चर्चा करेंगे आज। पहला हमारे सामने एक प्रश्न है और वो है कि रामदेव जी के मंदिर पर फहराने वाली जो ध्वजा होती उसे क्या कहते हैं। यह प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था, आपको सबको पता है कि उसे नेजा कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भरतपुर, करौली व धौलपुर के क्षेत्र क्या कहलाता है। भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो याद रखना वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद एक प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कौन सा है। गेर है, गरबा है, चंग है या फिर उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा चंग। जबकि गरबा की बात करें तो ये मूलतः गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है। और राजस्थान के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ये वागड़ प्रदेश का है। कहाँ का है, वागड़ प्रदेश का है, वागड़ प्रदेश। गेर की बात की जाए तो आपको पता है गेर कहाँ का है, गेर कहाँ का है, ये कमेंट करके बताना है आप मुझे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो है राजस्थान की किस चित्र शैली में पशु पक्षियों के को विशेष स्थान मिला है। तो इनमें याद रखना है कि बूंदी शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली है, नाथद्वारा चित्र शैली या इनमें से कोई नहीं। देखिए, नाथद्वारा चित्र शैली इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो राज सिंह जी के काल को माना जाता है। किसके काल को, राज सिंह जी। और राज सिंह जी भी कौन से हैं, तो याद रखना राज सिंह फर्स्ट। किशनगढ़ चित्रशैली इसका जो प्रारंभ करवाया था याद रखना है, इस व्यक्ति का नाम है नागरीदास, सामंत सिंह या नागरीदास। और यहाँ की बनी ठनी चित्रशैली प्रसिद्ध है। बूंदी चित्रशैली याद रखना है कि यहाँ पर सुरजन हाड़ा और उमेश सिंह के काल में सर्वाधिक, यहाँ के सर्वाधिक पशु पक्षियों की विशेषताएं, पशु पक्षियों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर सर्वाधिक है विशेषताएं हैं, याद रखनी। पशु पक्षियों के यहाँ पर क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा वर्षा में मोर नाचता हुआ भी मिला है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र किस चित्र शैली से मिले हैं। शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र, करती हुई महिलाओं के चित्र, शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है। तो याद रखना ये कोटा चित्र शैली की विशेषता है। किसकी है, कोटा की हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे आगे, इसमें आंसर हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो ये याद रखना है कि औरंगजेब के द्वारा दी गई। अकबर के द्वारा किसे उपाधि दी, तो अकबर के द्वारा मोटा राजा को दी थी। किसको दी है, मोटा राजा उदय सिंह को दी थी इन्होंने। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी मारवाड़ की। उदय सिंह को
मोटा राजा की उपाधि दी। बाबर आप सभी जानते हो मुगल वंश का संस्थापक है। मुगल वंश का संस्थापक। कब स्थापना करी है इसने? संस्थापक इन्होंने करी है 1526 ईस्वी में। जहांगीर की बात करते हैं तो याद रखना है इस जहांगीर ने किसी को उपाधि दी है, मुझे बताएं। वैसे जहांगीर है, मारवाड़ का जहांगीर किसे कहते हैं ये कमेंट करके बताना है। मारवाड़ का जहांगीर किसे कहते हैं कमेंट करके बताना। मैं नोट करके लिख रहा हूं यहां पर, मारवाड़ का जहांगीर किसे कहते हैं? मारवाड़ का जहांगीर किसे कहते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। मारवाड़ का जहांगीर किसे कहते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मेवाड़ के मैराथन युद्ध कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है, राणापुर के युद्ध को कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को। तो ये पहले प्रश्न देख चुके हैं अपन। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1574 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता है विजयदान दत्ता। कौन हो जाएंगे? विजयदान दत्ता। ठीक है जी। विजय सिंह पथिक, आज ये प्रश्न आया था आपके संगणक के अंदर। विजय सिंह पथिक का संबंध किससे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे हो जाएगा? याद रखना है कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन। यहां पर आज प्रश्न पूछा गया था संगणक में कि विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन था। माणिक्यलाल वर्मा, तो याद रखना है कि ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, प्रजामंडल के संस्थापक है। शिवचरण भरतिया, इन्होंने याद रखना राजस्थान का प्रथम उपन्यास लिखा, इन्होंने राजस्थान का प्रथम नाटक लिखा, इन्होंने राजस्थान का प्रथम उपन्यास, नाटक और 3 चीजें थी इनकी, है ना। 2 याद रखना, अभी एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है। राजस्थान का प्रथम उपन्यास और राजस्थान का प्रथम नाटक इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? बातारी फुलवारी विजयदान दत्ता द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अभी मैंने आपको बताया था हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो सन 1960 में नहीं है, सन 1970 में। इस समय तो नागौर दरबार लगाया गया था, नागौर दरबार लगा है इस समय, तो याद रखना है। बात करते हैं 1562 में, इस समय भी नहीं है, 1576, यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो भी जुड़े हुए वो एक बार कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 1 चरण है, 5 चरण है, 7 चरण है या फिर 10 चरण है? देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, वो राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था? राजस्थान का एकीकरण, और ये राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। वो तारीख आती है अपने 18 मार्च। कौन सी तारीख आती है? प्रारंभ। ये जो प्रारंभ हुआ था इसके बारे में याद रखना है कि 18 मार्च 1948 को ये प्रारंभ हुआ था। और ये कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो इसके जो चरण थे वो थे 7 चरण। कितने थे? 7 चरण। पहला चरण था जिसका नाम है मत्स्य संघ। कौन सा संघ है? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ का गठन हुआ था, वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। और 7वां जो चरण है, 7वें चरण का नाम है राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। क्या नाम है? वर्तमान राजस्थान। इस वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया था, वो किया है 1 नवंबर को। कब किया है? तो वो याद रखना है कि 1 नवंबर को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है जी, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। चलिए एक बार कमेंट करके बताएं कौन जुड़े हुए हैं। आपकी अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है।
आपके एक भी कमेंट नहीं आए, कमेंट करके बताएं मुझे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका है 7 चरण हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है। रत्न मंदिर है, हवा मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, या प्रताप या शरद मंदिर है। नेक्स्ट इसका आप सभी को आंसर देना है कि क्या आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हवा महल के बारे में प्रश्न आया है, जल्दी बताएं मुझे। हवा महल के बारे में प्रश्न आया है, आप सभी को बताना है। जल्दी से बताएं। हेलो सर, अन्नू कुंवर जी, ए राइट। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम पूछ रहा है, पहली का पूछ रहा है, रत्न मंदिर नहीं है। पहली मंजिल का आंसर बताना है आपको। चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कुछ हवा महल के बारे में। हवा महल, देखिए ये हवा महल एक्चुअल में है कहां पर, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहां, तो ये हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है, जयपुर के अंदर है, जयपुर में है, यानी जयपुर शहर के अंदर है, जयपुर शहर। इसका जो है निर्माण, ये निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया है स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने। इसका निर्माण कब करवाया था, तो ये भी याद रखना है कब, तो ये करवाया था 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में करवाया गया था। ये कितना मंजिला है, तो याद रखना है 5 मंजिला है। मंजिला कितना है ये, तो मंजिला हो जाएगा 5 मंजिला, 5 मंजिला है। इसका जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन था, यानी इसकी जो डिजाइन बनाई वो डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता इसके जो है वो क्या हो जाएंगे, कलाकार। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर खिड़कियाँ कितनी हैं, कुल इस हवा महल के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर 953 क्या है, खिड़कियाँ हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर झरोखे कितने हैं, झरोखे कितने हैं ये बताना है आपको। फिर बात करते हैं कि ये किसको समर्पित हैं, और ये यानी याद रखना बिना नींव का महल है, बिना नींव का क्या है, ये महल है, बिना नींव का महल है। इसको बनाने का कारण क्या था, तो ये आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना कारण है कि रानियों को क्या दिखानी, तीज और गणगौर की सवारी दिखाने के लिए, रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण हुआ। तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण किया है। गणगौर की सवारी दिखाने हेतु इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया था। ये कितना मंजिला है, तो याद रखना है कि ये 5 मंजिला है। जैसे कि मान लीजिए अपना ये हवा महल है, ये क्या है, हवा महल। इसकी ये जो ऊपर वाली मंजिल है, और ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, तो 1 2 3 4 5 यहां से शुरू होती है। एक है, 2 3 4 और 5। देखो पांचों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हवा आती है, कहाँ से आती है, हवा आती है ऊपर ही ऊपर से, यानी हवा महल। हवा के साथ साथ कौन आता है, तो प्रकाश आता है। कौन आता है, प्रकाश महल है। यानी 5वीं मंजिल का नाम हवा महल, चौथी का नाम प्रकाश महल है, और उसके बाद में चौथी का हो जाएगा रतन महल। कौन सा है, रतन महल। और रतन महल के बाद हो जाएगा विचित्र महल, विचित्र महल। और विचित्र के महल के बाद हो जाएगा प्रताप या शरद महल, प्रताप या शरद महल, प्रताप या फिर शरद महल।
तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर कह रहा है कि पहली मंजिल कौन सी है, तो नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना प्रताप या शरद महल। क्या हो जाएगा, प्रताप या शरद महल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के सामने, और वो है आगे राजस्थान का सर्वाधिक भाग। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तानी, पहाड़ी, मैदानी या फिर पठारी। देखो राजस्थान का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर हम कुछ चर्चा करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करेंगे, राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक भाग, ये राजस्थान का सर्वाधिक भाग हो जाएगा। देखिए आपने राजस्थान का मैप भली भांति आप परिचित होंगे राजस्थान के मैप से। ये इस प्रकार से कुछ अपना राजस्थान दिखता है, ठीक है जी, इस प्रकार से कुछ अपना राजस्थान दिखता है। और राजस्थान का यहाँ से एक भाग पड़ता है, इस वाले भाग को अपन कहते हैं मरुस्थल भाग। यहाँ से इस वाले भाग को हम देखते हैं तो ये अपना क्या होती है, अरावली होती है। यहाँ से इस वाले भाग को हम देखें तो ये वाला भाग अपना क्या होता है, ये है पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग। विशेष ध्यान रखना है कौन सा भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं इसे। ये जो है ये अपनी है अरावली, क्या हो जाएगी, अरावली। यह है पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, आप सभी जानते हो, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको भी दो भागों में बांटा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका शुष्क मरुस्थल और एक हो जाता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, और यहाँ से कुछ भाग आधा कर लो, इधर वाले भाग को कहते हैं इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल। अब यहाँ पर देखिए मरुस्थल की हम चर्चा करें तो ये जो वाला पूरा भाग है, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल आता है राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इस अरावली की बात करें तो ये समथिंग आपके 9% है, भाग पर फैली हुई है। अरावली कितने पर है, तो 9% भाग पर फैली हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर बात करते हैं ये 23.3% भाग पर फैला हुआ है। और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की चर्चा करें तो ये कितने भाग पर फैला हुआ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है आपके 6.89% भाग पर फैला हुआ है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पर सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ क्षेत्र हो जाएगा आपका रेगिस्तान, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को थी, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कवि ये बात करते हैं कि विग्रहराज फोर्थ की थी, पृथ्वीराज तृतीय की थी, या अर्णोराज की थी, या अजयराज की थी। देखिए अजयराज के बारे में बात करें तो इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर अजमेर की क्या करी है, इन्होंने अजमेर की स्थापना करी है, अजमेर नगर की स्थापना की। याद रखना है कि इन्हें कहा जाता है अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक। अजमेर का क्या कहा जाता है, चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, याद रखना है। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का क्या है ये, संस्थापक। यहां पर हम बात करें इनके बारे में तो इसने एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनाया है, अजय मेरू दुर्ग बनाया है। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया, अजय मेरू दुर्ग का इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया।
अर्णोराज के बारे में चर्चा करें तो अर्णोराज ने याद रखना है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया। अर्णोराज ने क्या किया था, तो इन्होंने याद रखना पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया, तो ये करवाया था पुष्कर में। कहाँ पर करवाया, पुष्कर में। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। क्या करवाया था, अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। अन्ना सागर झील का इन्होंने निर्माण कराया, झील का निर्माण करवाया। विग्रहराज फोर्थ की बात आती है तो विग्रहराज फोर्थ इनको एक उपाधि दे रखी थी जिसका नाम था कवि बांधव। इनकी उपाधि है कवि बांधव, विशेष ध्यान रखना है। इनके बाद में इनकी और जानकारी आती है। तो विग्रहराज वैसे काफी बड़ा है, इन्होंने आपको पता होगा हरि के लिए नाटक लिखा था इन्होंने, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। हरि के लिए क्या लिखा था, नाटक लिखा है। कवि बांधव अजयराज। अच्छा डी कौन बता रहा है, अर्जुन मीणा डी बता रहा है, गलत है अर्जुन तेरा आंसर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज, इसने एक नाटक लिखा था। अच्छा ये बताओ मुझे, हरि के लिए नाटक किसने लिखा है? जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन से जुड़े हुए वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो अपना हरि के लिए नाटक है, हरि के लिए नाटक, ये हरि के लिए नाटक जो लिखा था वो लिखा है विग्रहराज फोर्थ ने। किसने लिखा है, विग्रहराज फोर्थ ने लिखा है। इसी विग्रहराज फोर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल मानते हैं। चौहानों का क्या माना जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके काल को कटार और कलम का काल मानते हैं, स्वर्ण काल माना जाता है। ये चीजें याद रखनी है। ममता कुंवर जी बिल्कुल आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, केसरिया जी के नाम से किस जैन तीर्थकर को जाना जाता है? महावीर स्वामी मंदिर, पार्श्वनाथ जी, ऋषभ देव जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस केसरिया नाथ जी के नाम से किस जैन तीर्थकर को जाना जाता है, इसका आंसर बताना है। अर्जुन कह रहा है कि अजमेर में, अजमेर में करवाया था अजयराज ने अजमेर दुर्ग का निर्माण। जी बिल्कुल राइट है। इसका आंसर बताएं मुझे। आप अगर इसका आंसर दे देंगे तो समझेंगे कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। दीजिए आंसर, दीजिए जल्दी से। चलिए किसी का नहीं आया है। देखिए केसरिया नाथ जी के अंदर जो मंदिर बना हुआ है वो ऋषभ देव जी का मंदिर है। किसका हो जाएगा, ऋषभ देव जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो है खुमान रासो के लेखक कौन है? जोधराज है, दलपत विजय है, कवि कलोल है, या फिर केशोदास गांडन है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है, जल्दी से बताएं मुझे। खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है, इसके बारे में बताना है। पूजा सोमानी सी। किस आंसर का सी आंसर, किस प्रश्न का सी आंसर दे रही है तू? किसका सी दे रही? खुमान रासो के लेखक कौन है? दो, अर्जुन मीणा दो। देखिए खुमान रासो जो है वो लिखा था दलपत विजय ने। किसने लिखा था? दलपत विजय ने। यहां पर मैं कुछ और ग्रंथ लिख देता हूं, आप उसके बारे में मुझे बताना। एक ग्रंथ का नाम है कुवल्य माला। कौन सा है? कुवल्य माला। ये कुवल्य माला ग्रंथ किसने लिखा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में दूसरा ग्रंथ है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र, ये ग्रंथ किसने लिखा है, इसके बारे में बताना है। तीसरा है हमीर हट, किसने लिखा है, इसके बारे में बताना है। हमीर हट किसने लिखा है। चौथा हो जाएगा संगीत राज नामक ग्रंथ किसने लिखा है? संगीत राज।
इसके बाद में हो जाएगा आपका वो है मारवाड़ परगनारी विगत। कौन सा है? मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखा है, इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विरुद्ध छहत्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है, इसके बारे में भी बताना है। 7वां प्रश्न हो जाएगा, अभी इसमें बताइए आप तो मुझे क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर, इसका हो जाएगा उद्योतन सूरी। कौन हो जाएगा? उद्योतन सूरी या उद्योदन सूरी? उद्योतन सूरी। ये लिखा था सुरजन चरित्र। बताए मुझे किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। किसने लिखा है? चंद्रशेखर। हमीर हट किसने लिखा? तो ये भी चंद्रशेखर ने लिखा है, चंद्रशेखर। संगीत राज किसने लिखा? तो ये लिखा था कुंभा ने। मारवाड़ परगनारी विगत ये लिखा है मोहनोत नैणसी ने। किसने लिखा है? मोहनोत नैणसी। और विरुद्ध छेत्री लिखा है, किसने लिखा है? विरुद्ध छेत्री। विरुद्ध छेत्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विरुद्ध छेत्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है, इसके बारे में बताना है। कौन से चारण थे? अमीर चंद्रशेखर जी, बिल्कुल लिख दिया मैंने उसका। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, विरुद्ध छेत्री नामक ग्रंथ किसने लिखा है। यहां पर तो हो जाएगा दलपत मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा कितने किलो का निर्माण का जिक्र प्राप्त होता है? 12, 32, 42 या फिर 22? कितने किलो का जो है वो आपको जिक्र प्राप्त होता है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताना है। कुछ किलो से संबंधित प्रश्न भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए यहां पर बात करते हैं, पहाड़ियां लिख देता हूं मैं कुछ। आपको आंसर बताना है कि कौन सा दुर्ग किस पहाड़ी पर है। और यहां पर है दुर्ग। यहां पर सबसे पहला दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा दुर्ग हो जाएगा, उसका नाम है शिवाना का किला। कौन सा दुर्ग है? शिवाना दुर्ग। और चौथा दुर्ग हो जाएगा वो है मेहरानगढ़। सॉरी, पहाड़ियां इधर लिख दी मैंने, है ना। सॉरी, पहाड़ियां लिख दी इधर। अरे की भी हो रहा है, डिस्टर्ब कर दिया। एक मिनट है ना, एक मिनट। देखिए यहां पर मैंने पहाड़ियों के नीचे लिख दिया है, इसको सही कर लेता हूं। मैं भी जिक्र कौन न करूं, तो हैंग क्यों हो रहा है? चले ना। देखिए यहां पर पहाड़ियां और दुर्ग लिखना है, पहाड़ियां और दुर्ग। देखो यहां पर पहाड़ियां, इधर मैं दुर्ग लिख देता हूं। चित्तौड़ किस पहाड़ी पर बसा हुआ, ये लिखना है, चित्तौड़ के बाद हो जाएगा शिवाना के बाद में है मेहरानगढ़। कौन सा है? मेहरानगढ़ के बाद में आपको लिखना है वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, शिवाना, मेहरानगढ़ और है सोनारगढ़। कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़। इनकी पहाड़ियां बतानी मुझे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पर बना हुआ है? तो याद रखना है चित्रकूट पहाड़ी पर। किस पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। शिवाना का दुर्ग जो है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर। किस पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ जो है वो चिड़िया टुक पहाड़ी पर। किस पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। और सोनार का गढ़ है वो किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है जी, यहां पर कितना हो जाएगा? 32 इज राइट आंसर है। 32 राइट आंसर हो जाएगा।
क्या केरी, त्रिकुट पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और वो है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है या पुष्कर में है? ऊंट महोत्सव। देखिए कुछ महोत्सव में यहां पर लिख देता हूं, उसके बारे में भी आपको बताना है। पहला महोत्सव है वो है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उसके बाद में हो जाएगा थार महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? इसके बाद हो जाएगा मरु महोत्सव, फिर हो जाएगा मीरा महोत्सव, फुलडोल महोत्सव, फुलडोल महोत्सव, फिर हो जाएगा आपका गुड़ला महोत्सव, गुड़ला महोत्सव, फिर हो जाएगा कजली तीज महोत्सव, कजली तीज महोत्सव। इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ये सारे के सारे महोत्सव कहां पर हैं। 444 उज्जा, तेरे ही आंसर आ रहे सभी। देखो पतंग महोत्सव कहां का हो जाएगा? पतंग महोत्सव है जयपुर का। थार महोत्सव कहां है? तो थार महोत्सव हो जाएगा बाड़मेर का। मरु महोत्सव कहां है? तो मरु महोत्सव हो जाएगा जैसलमेर का। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। मीरा महोत्सव कहां है? तो ये चित्तौड़ का है, चित्तौड़गढ़। फुलडोल महोत्सव कहां है? तो शाहपुरा का है। गुड़ला महोत्सव कहां का है? तो जोधपुर का है। कजली तीज महोत्सव कहां की है? तो ये याद रखना बूंदी की है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव की बात हो रही है, तो ऊंट महोत्सव कहां का है? बीकानेर का। जबकि याद रखना है ऊंटों का मेला, ऊंटों का मेला कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखना है ये पुष्कर का प्रसिद्ध है। कहां का है? पुष्कर। पुष्कर कहां पर है? तो याद रखना है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है मेला। कब लगता है ये? तो याद रखना ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा क्या ना क्वेश्चन ही गलत है ये वैसे, इसकी जगह में यहां पर कुछ अलग कर देता हूं। क्वेश्चन ही गलत है ये। देखिए यहां पर मैं कर देता हूं 17 नंबर पर बाला दुर्ग कहां पर है? बाला दुर्ग कहां पर है? बाला दुर्ग कहां स्थित है? इसके बारे में कमेंट करना है, ऊपर वाले को बोल जाओ इसको। बयाना में है, कोटा में है, अलवर में है या फिर जोधपुर के अंदर है? बयाना दुर्ग कहां पर है? हिम्मत जी जय माता जी। जी बिल्कुल जय माता दी। बताए मुझे बाला दुर्ग कहां पर स्थित है? देखिए 52 दुर्गों का लाडला किसे कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला, ये 52 दुर्गों का लाडला या फिर कुंवारा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंवारा दुर्ग। ये दुर्ग किसे कहा जाता है? तो और याद रखना ये दोनों जो दुर्ग है ये कहा जाता है बाला दुर्ग को। किसको कहते हैं? बाला दुर्ग। बाला दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये याद रखना है अलवर में। कहां पर है? अलवर के अंदर है। विशेष ध्यान रखना है कहां पर है? तो अलवर के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर। पूजा केरी के अलवर में।
तो ये बताएं मुझे अलवर के अंदर अलवर में कौन सी छतरी है। देखो अलवर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। अलवर में छतरी कौन सी है, अलवर में कौन कौन सी छतरी बताएं मुझे। यहां पर छतरी किसकी है, यहां पर झील कौन सी है। अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का क्या कहा जाता है, ठीक है जी। और अलवर के बारे में आए कि ये एकीकरण के किस चरण में शामिल था, कौन से चरण में शामिल था, ये भी बताना मुझे, कौन से चरण में शामिल था। ये 4 चीजें आपको बतानी है। अलवर में कौन सी छतरी है, बयाना भरतपुर में, बयाना के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, बयाना दुर्ग भरतपुर में नील की खेती के मिले। उषा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, उषा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, तो बयाना के अंदर नील की खेती के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले, उषा मंदिर है यहाँ बयाना में, याद रखना। मैं तो ये पूछ रहा हूं अलवर में छतरी कौन सी है, तो याद रखना है मुसी महारानी की छतरी। कौन सी है, मुसी महारानी की छतरी। मुसी महारानी की क्या है यहां पर छतरी। ये कितने खंभों की है, तो याद रखना है 80 खंभों की है। कितने खंभों की है ये हो जाएगी 80 खंभों की छतरी। बात करते हैं झील कौन सी है, तो झील का नाम है सिलीसेठ झील। कौन सी झील है, सिलीसेठ झील। राजस्थान का इसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं इस। कौन से चरण में हुआ है, तो याद रखना प्रथम चरण में ये शामिल थी। प्रथम चरण का मतलब होता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ है, मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और वो है कि बाड़मेर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल हैं। बाड़मेर जिले में पुरातात्विक स्थल कौन सा है, सुनारी है, तिलवाड़ा है, नगरी है, या फिर नाह। कौन सा यहां से राइट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में आप सभी को आंसर देना है। कौन सा प्रश्न राइट हो जाएगा इनमें से, जल्दी से बताएं मुझे। देखिए थोड़ी सी बात करता हूं मैं, यहां पर है सभ्यता, क्या हो जाएगी सभ्यता, और एक तरफ है नदी, इधर हो जाएगी नदियां। अच्छा ये कमेंट करके बताया मुझे इसका आंसर क्या है। पहली बताया मुझे वो है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे, कमेंट करते जाना मेरे साथ साथ। दूसरा है गिलोंड सभ्यता किस नदी के किनारे, गिलोंड सभ्यता। इनके बाद हो जाएगा आपका बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे, बागोर सभ्यता। बागोर के बाद है आपकी आहड़ सभ्यता। कहाँ है, आहड़ सभ्यता। आहड़ के बाद हो जाएगा आपका नाह सभ्यता किस नदी के किनारे, नाह सभ्यता। नौहा का बाद हो जाएगी सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता के बाद में हो जाएगी तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे, तिलवाड़ा। इसके बाद हो जाएगी आपकी, वो इधर लिख देता हूं, एक सभ्यता 8वें नंबर पर है, उसका नाम है गेणेश्वर, गेणेश्वर सभ्यता। ये किस नदी के किनारे। इन आठों की आठों सभ्यता के बारे में आपको नदी कमेंट करके बतानी कौन सी नदी सही होगी, कौन सी नदी, तिलवाड़ा सही। इनके सबके आंसर दीजिए मुझे। जो जो मैंने सभ्यताएं लिखी हैं उन सब सभ्यताओं की नदियों के नाम बताने हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर है। पूजा का आंसर आ रहा है बेराट बनास है, पहला आंसर आया है बिल्कुल बेराट बनास में। जल्दी से आंसर दीजिए, बेराट कौन सी नदी है, तो ये, अरे बेराट बनास कहाँ से आ जाएगी, बाण गंगा है ये पूजा, बाण गंगा है, बाण। कौन सी गंगा है, तो याद रखना है बाण गंगा है, बाण गंगा नदी। और गिलोंड सभ्यता कौन सी, तो गिलोंड सभ्यता बनास नदी पर है। कौन सी नदी है, बनास नदी।
बागोर सभ्यता कौन सी नदी है? तो कोठारी नदी। इतना हैंग हो रहा है आज। कोठारी नदी। कोठारी नदी का आयड़ कौन सी नदी का? तो याद रखना आयड़ या बेड़च नदी। बेड़च या इसी को कहते हैं आयड़ नदी। नौहा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो नौहा भरतपुर में, और ये रूपारेल नदी पर। कहां पर है? रूपारेल नदी पर है। सुनारी सभ्यता किस पर है? तो ये कांतली नदी पर है। सॉरी हाँ, कांतली पे ही। सुनारी और गिनेश्वर कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी। तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी पर है? तो लूणी नदी पर है। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है? तो ये कांतली नदी पर है। तो ये सारी सभ्यता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तिलवाड़ा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तिलवाड़ा। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। पूजा बहुत ही शानदार आंसर दे रही है, लेकिन गिलुंड बनास से तूने बेराट बनास कर दिया था। ठीक है जी, चलिए देखो नगरी कहां पर है? तो याद रखना नगरी का प्राचीन नाम, राजधानी क्या थी? नगरी का प्राचीन नाम क्या है? नगरी का जो प्राचीन नाम है वो नाम मिलता है मध्यमिका। क्या मिलता है? मध्यमिका। नगरी का प्राचीन नाम है मध्यमिका। और ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? मध्यमिका। मध्यमिका राजधानी किसकी हुआ करती थी? बताएं मुझे। मध्यमिका किसकी राजधानी हुआ करती थी? सुनारी सभ्यता बता ही दिया है, ये आपके झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। तिलवाड़ा कहां पर है? तो बालोतरा में है। बालोतरा। नगरी और नौ कहां पर है? तो ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था? रणथंबोर का युद्ध कब हुआ है इसके बारे में बताना है। 1201 में हुआ है, 1401 में हुआ है, 1301 में हुआ है या 1501 में हुआ है? रणथंबोर का युद्ध कब हुआ है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। सीवी जनपद, जी बिल्कुल सीवी जनपद राइट आंसर है। ये राजधानी थी, वो है सीवी जनपद। सीवी जनपद की क्या थी? ये राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, रणथंबोर का कब हुआ था? रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में बताना है। 1301। अच्छा यहां पर मैं रणथंबोर के बारे में लिखता हूं, देखिए रणथंबोर का युद्ध। अच्छा मुझे बताया यहां पर रणथंबोर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1301 में हुआ है। कब हुआ है? 1301 में। इस समय यहां का शासक कौन था? यहां का शासक कौन था? यहां पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी। यहां से बात करते हैं, विश्वासघाती सेनापति कौन थे? विश्वासघाती सेनापति। यहां पर याद रखना है कि जो शासक है यहां पर जौहर किया, वो किसने किया है? यहां पर केसरिया किसने किया है? केसरिया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इनकी जो पत्नी वो कौन थी? जो शासक है उसकी पत्नी, उनकी पुत्री कौन थी शासक की? यहां पर जो शासक है उनकी पुत्री कौन थी? राजस्थान का इस साके को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम क्या कहा जाता है? प्रथम क्या कहा जाता है? ये सारी जानकारी आपको मुझे देनी है, बताएं मुझे। हमीर देव चौहान, पूजा सोमानी बता रही हमीर देव चौहान है। देखो यहां पर शासक हो जाएगा जिसका नाम है हमीर
देव चौहान। हमीर हट्टी राजा है, हट कर लेता था तो नहीं मानता था बच्चे की और इसकी। यहां पर आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। विश्वासघाती सेनापति का नाम है रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल। यहां पर जौहर किया था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? देवल दे। आगे बात करते हैं केसरिया किसने किया, तो हमीर देव ने किया। हमीर देव। यहां पर मैंने पत्नी भी लिख दी, कौन हो जाएगी? रंगा देवी। पुत्री कौन हो जाएगी? देवल दे। राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहते हैं इसे, जल जौहर कहते हैं। और राजस्थान का प्रथम शाखा भी बोलते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? प्रथम शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा। इन्होंने कौन से तालाब के अंदर जल जौहर किया था? कौन से, रंगा देवी ने कौन से तालाब के अंदर राजस्थान का प्रथम जल जौहर? देवल दे, रंगमल, रतिपाल। अच्छा ये बताए मुझे कि इन्होंने कौन से तालाब के अंदर इन्होंने आत्महत्या करी थी या जौहर किया था? जल जौहर, बिल्कुल। तालाब कौन सा है? देवल दे के लिए और रंगा देवी के लिए। बताए जल्दी से। चलो मैं ही लिख देता हूं। एक तालाब का नाम है रानीहाड़ तालाब। कौन सा है? रानीहाड़ तालाब। और दूसरे का नाम है पद्मला तालाब। रानीहाड़ तालाब और दूसरे का नाम है पद्मला तालाब। अब बताएं मुझे इनमें से कौन किस तालाब के अंदर कूदकर इन्होंने आत्महत्या करी या जौहर किया था? रानीहाड़ तालाब के अंदर तो कूदी थी अपनी रंगा देवी, और पद्मलमा तालाब के अंदर कूदी थी देवल दे। ठीक है जी, दो तालाब थे, दोनों के अंदर। आपको पता होगा रणथंभौर के अंदर कुत्ते की छतरी बनी हुई। क्या बनी हुई है? कुत्ते की छतरी बनी हुई है। यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहीं पर याद रखना है नवलखा दरवाजा है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है जी। राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना रणथंभौर है। रणथंभौर को टाइगर यानी सवाईमाधोपुर को जो सुबंगर है वो बाघ है, याद रखना है। और रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। ये भी सारी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा चित्तौड़ का शाखा है, 1303 में हुआ है। जबकि राजस्थान का प्रथम शाखा वो है 1301 में हुआ है। चलिए इसमें क्या राइट हो जाएगा? 1301। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचना किसके द्वारा की गई? यानी राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी है? जयचंद के द्वारा, विग्रहराज के द्वारा, वीरमदेव के द्वारा या फिर रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा? देखिए बात किसकी हो रही है? राज प्रशस्ति की हो रही है। तो जल्दी से बताएं मुझे राज प्रशस्ति के बारे में क्या राइट हो जाएगा? राज प्रशस्ति। अच्छा बताएं मुझे ये कहां पर है? राज प्रशस्ति कहां पर है? इसके लेखक कौन है? इसको स्थापित करवाने वाला व्यक्ति कौन है? स्थापना किसने करवाई है? और किस झील के किनारे है ये? झील कौन सी है? और इतिहास में इसकी क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? इतिहास क्या बताता है? भाषा कौन सी है? ठीक है, जल्दी से बताएं।
देखिए ये याद रखना है, कहां पर है तो राजसमंद में। कहां पर है? राज प्रशस्ति राजसमंद के अंदर है। लेखक कौन है तो इनके रणछोड़ दास भट्ट तेलंगे। रणछोड़ दास भट्ट तेलंगे। याद रखना है इसकी जो स्थापना करवाई वो कब करवाई गई थी? कमेंट करके आप मुझे बताओगे। झील कौन सी है तो राजसमंद झील है। कौन सी झील है? राजसमंद झील है। इतिहास में जानकारी मिलती है कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और इसमें इतिहास क्या मिलता है आपको सबको पता है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का इतिहास मिलता है। बप्पा रावल से राज सिंह जी तक का इतिहास मिलता है। राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। इसमें मीणा जाति का उल्लेख मिलता है। मीणा जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। भाषा कौन सी है तो ये भाषा संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया है। इसके बाद आगे बात करें कि कहां पर है तो याद रखना नौ चौकी की पाल। कौन सी पाल है? नौ चौकी की पाल। राजसमंद झील, नौ चौकी की पाल। कितनी शिलाएं तो 25 शिलाएं। 25 शिलाएं। इतनी सारी बातें किसके बारे में है? 25 शिलालेख नहीं, शिलाएं। चलिए तो इसमें कौन हो जाएगा? राइट आंसर है रणछोड़ दास भट्ट तेलंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अधिकार से पूर्व वहां का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का था। तेजपाल सिंह, खुशहाल सिंह, कान्नड़देव चौहान। आपको सबको पता है कि कान्नड़देव चौहान कहाँ का शासक था? जालोर का था। और जालोर के शासक जौहर की बात आती है तो आप सभी जानते हो जालोर के बारे में। ये 1311 ईस्वी में हुआ था। काले रंग, क्या काले रंग में? काले रंग की चट्टानें। अच्छा, आपकी कब है क्लास? चलिए, 4 कान्नड़ देव। अच्छा ये बताए मुझे, जालोर के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो जालोर का शाखा कब हुआ? जालोर का जो शाखा है ये कब हुआ ये बताना है। इस समय यहाँ का शासक कौन था ये बताना है। यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था ये बताना है। आक्रमणकारी यहाँ के बाद में होती। ये जौहर कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर कब तो ऊपर आपको याद रखना है। यहाँ पर केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया? केसरिया किसने किया? यहाँ पर जौहर किसने किया? यहाँ पर याद रखना है विश्वासघात किसने किया? विश्वासघात। और इसका नाम बदलकर क्या रखा? नाम बदलकर क्या रखा? कमेंट करके बताना है जल्दी से। AK-47, बिल्कुल AK-47 है। ये कब का है तो ये याद रखना है, ये हो जाएगा 1311 ईस्वी का है। शासक कौन था तो इस समय था कान्नड़देव चौहान। कान्नड़देव चौहान, सोनगरा चौहान है। आक्रमणकारी था AK-47। केसरिया किया है कान्नड़देव और वीरमदेव ने। किसने किया है? वीरमदेव। यहां पर जौहर किया है वो कौन हो जाएगी? इनकी रानी का नाम क्या था बताए मुझे। कान्नड़देव की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करें, कान्नड़देव की पत्नी का क्या नाम था? और यहां के विश्वासघाती सेनापति कौन है? मैंने राजस्थान के अंदर ऐसे दुर्ग या इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा जौहर मेना देने किया था। मेणा दे, बिल्कुल मेणा दे। ठीक है जी,
यहां पर जौहर किया है मेणादे ने। किसने किया है? मेणादे। विश्वासघाती सेनापति कौन था यहां का? विश्वासघाती सेनापति कौन था? बाइला यहां का नहीं था, वो तो शिवाना का था। बीकादैया, राइट। चलिए, यहां पर विश्वासघाती सेनापति थे, उनका नाम था बीकादैया। सेनापति उनका नाम है बीकादैया। नाम बदलकर क्या रखा? तो जब ये जौहर हो जाता है उसके नाम, इसका नाम रखा था जबालीपुर या फिर जलालाबाद। जलालाबाद, ठीक है जी। और यहीं पर एक कहानी चलती है वीरमदेव और कृष्णा कुमारी की। अभी कहानी सुने जितना वक्त अपने पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चित्तौड़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए, इसके बारे में आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि साके कब कब हुए और कौन कौन से हुए हैं। चलिए जल्दी से बताएं मुझे, कितने साके हुए हैं चित्तौड़ के अंदर? जलालाबाद रखा, बीका और दहिया है। वाह पूजा, तू तो होशियार वेगी है। सर जालोर में जोर जैतल देने किया, थो छोरे कई गलत गलत बतावे हैं। मैणा दे बेचारे शीतल दे की पत्नी थी ना। तो आवे कौन तो आंसर मत दिया करिए। जैतल दे मैणा दे तो शीतल दे की पत्नी थी, और इसने सिवाना में किया था, ताकि कमेंट का चक्कर में और मारे गलत हो गयो। चलिए आगे बात करते हैं। चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए ये बताएं मुझे। 3 हुए, बिल्कुल। देखिए 3 साके हुए चित्तौड़ में। एक हुआ था 1303 में, एक हुआ था 1534 और 35 में, और एक हुआ था 1567 और 68 के अंदर। तो ये तीसरा साका है, ये दूसरा है, और ये पहला है। अब यहां पर मैं एक तरफ लिख दूंगा, आप सब बताना है मुझे यहां पर शासक कौन था। नेक्स्ट तीनों के ही बताना है आपको मुझे। यहां का शासक कौन था, तो यहां पर भी कौन था और यहां पर भी कौन था। यहां का आक्रमणकारी कौन है ये भी बताना है। फिर यहां पर जौहर किसने किया ये बताना है। यहां पर केसरिया किसने किया ये बताना है, ठीक है। यहां पर जो शासक था इसका नाम है रतन सिंह। आक्रमणकारी था AK-47। जौहर किया था महारानी पद्मनी ने और 16,000 रानियां। केसरिया किया था गोरा और बादल ने। गोरा हमेशा चाचा होता है और बादल कौन होता है? भाई। चाचा हमेशा गोरा होता है और भाई बादल होता है। यहां पर शासक था, उसका नाम है विक्रमादित्य। सांगा के पुत्र थे ये विक्रमादित्य। यहां पर आक्रमणकारी था, उसका नाम है बहादुर शाह। फर्स्ट यहां पर किया था जौहर, उसका नाम है कर्मावती या कर्णावती। यहां पर जो सेनापति थे उनका नाम था बाघ सिंह जी, जिन्होंने केसरिया किया, बाघ सिंह। यहां पर शासक थे, उनका नाम है, अगर मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह और क्या कहावत थी कर्नल जेम्स टोड की कि सांगा और उदय प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के पन्ने उज्जवल होते हैं। कैसे होते? महाराणा प्रताप ही नहीं होते तो।
यहां पर है उदय सिंह, यहां पर शासक था और आक्रमणकारी था यहां पर अकबर, और यहां पर जौहर किया था उसका नाम हो जाएगा अपने फतेह जी की पत्नी फूल कंवर। कौन हो जाएगी? फूल कंवर। और केसरिया किया था जयमल फत्ता कल्ला राठौड़, जयमल फत्ता कल्ला राठौड़, डोरिया जीन, बहुत सारे यहां पर थे। ठीक है जी, तीनों ही चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे आपके 3 साके हुए हैं। आगे प्रश्न है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत में? कमेंट करें जल्दी से। कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें। बताएं मुझे इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए सबसे ज्यादा वैसे भारत का जो लिंगानुपात है उसमें तो केरल आता है, लेकिन यहां पर केरल में दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु है। ठीक है जी, बाकी केरल का सबसे ज्यादा है, 1000 से भी ऊपर है, 1051 के समथिंग। 3 है बिहार। केरल का 1084 है, पांडुचेरी 1038 है, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992। तो यहां पर अपने को तमिलनाडु करना है। आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु है। आगे चलते हैं। माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रचलित है माथेरन कला? उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर। बताए मुझे माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध? वंदे मातरम, धाकड़, किशन व्लॉग, वंदे मातरम। बताए इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर। उदयपुर की कौन सी कला प्रसिद्ध है? वैसे उदयपुर में तो कोई गांव पड़ता है, मोलेला गांव, राजसमंद में या उदयपुर में? टेराकोटा। इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि माथेरन कला कहाँ की है? तो बीकानेर की है। देखो बीकानेर में उस्ता कला भी बीकानेर की है, ये भी याद रखना है। ठीक है जी, उस्ता कला कहाँ की है? तो बीकानेर की है। यहाँ की जेल के गलीचे भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है जी, और भी बहुत सारी कलाएं यहाँ की प्रसिद्ध होती हैं। तो याद रखना है कि ये जो माथेरन कला कहाँ की है? तो बीकानेर हो जाएगा। भीलवाड़ा में ऐसी कोई जगह है जो प्रसिद्ध है ज्यादा? वैसे स्वाईपुर का मावा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उदयपुर के अंदर। आगे बात करते हैं। फड़ चित्रण कला राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? तो फड़ यहाँ पर नया जिला नहीं आया है, तो एक जगह पर अपन जयपुर को काट कर यहाँ पर मैं शाहपुरा कर देता हूँ अभी के अनुसार।
बाकी पुराने के अनुसार तो भीलवाड़ा सही है। ये जो फड़ चित्रण कला है कहाँ की है फड़ है, तो याद रखना है शाहपुरा की है। चित्तौड़ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छिपा अकोला। कौन सा गांव है? छिपा अकोला। अकोला चित्तौड़ के अंदर 3 पड़ते हैं। क्या है? छिपा अकोला। वैसे चित्तौड़ के अंदर 3 पड़ते हैं। एक को कहा जाता है आवरी माता अकोला, दूसरे को कहा जाता है छिपा अकोला और तीसरे को कहा जाता है बड़लियास अकोला। ये छिपा अकोला है, यहाँ की याद रखना दाबू प्रिंट है। क्या प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है यहाँ की। जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट है। ठीक है जी, भीलवाड़ा उदयपुर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा के विरुद्ध कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छा पढ़ाते सर जी। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी रामकृष्ण है या राजा राम मोहन राय है? अच्छा ये बताए मुझे, राजा राम मोहन राय ने कब जो है सती प्रथा पर रोक लगाई? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर कब रोक लगी? ये भी बताना है मुझे कब रोक लगी है और इनका स्मारक कहां पर बना हुआ है? इनका पहले तो ये बताओ इनका स्मारक कहां पर है? ठीक है जी। और इन्होंने सती प्रथा पर रोक कब लगाई? सती प्रथा पर रोक कब लगाई है? और इनके स्मारक के ऊपर क्या अंकित है? स्मारक पर क्या अंकित है? ये चीज इनके बारे में बतानी है। राजा राम मोहन राय बता रहे हैं सती प्रथा पर रोक कब लगाई है? बताए, जल्दी बताए। देखिए यहां पर बात करते हैं स्मारक की तो ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल कहां पर है? तो यह है इंग्लैंड के अंदर। ये आपको बताना है कि कब रोक लगाई है। और इनकी जो स्मारक है इसके ऊपर आपको पता है हैरी केली जो नाटक है, उस हैरी केली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। हैरी केली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। याद रखना है, यहां पर हो जाएगा आपका स्वामी राजा राम मोहन राय। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है? त्याग प्रथा आपको पता है ना, तो ब्राह्मण करते हैं, ना वैश्य करते हैं, ना शूद्र करते हैं, और वो करते हैं क्षत्रिय। त्याग प्रथा कौन? डी हो जाएगी क्या? से बीकानेर डी। अरे इसमें आंसर बताएं क्या हो जाएगा? इसमें आंसर है वो क्षत्रिय सही है ना। त्याग प्रथा वैसे राजपूतों में बहुत ज्यादा है, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबूजी के पवाड़ों के गायन के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? कमर, माठ, कुंडी या डफ है? कौन सा यंत्र बजाया जाता है पाबूजी के पवाड़ों के गायन के समय?
2 या 3 प्रश्न देता हूं मैं आपको। बाबूजी की घोड़ी या घोड़े का क्या नाम था? घोड़ी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनका जन्म कहां पर हुआ? और इन्होंने फेरे कितने लिए थे? ये प्रश्न आपको बताना है। माठ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? माठ। बताए मुझे बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? सुप्यारदे। इनका जन्म कहां पर हुआ था बाबूजी का? कोल्लूमंड फलोदी। फेरे कितने लिए थे इन्होंने? 3.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का लोक नाट्य कौन सा है? चक्री है, गंवरी है, कच्ची गोड़ी या रणबाजा है? कौन सा हो जाएगा? और ये बताना है मुझे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या मेरुदंड किसे कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं या मेरुदंड किसे कहते हैं? 2 राइट है। गंवरी, डिजिटल इंग्लैंड, वो तो बता दिया मैंने। गंवरी राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या गंवरी है राइट। इसमें भी कौन सा हो जाएगा? गंवरी राइट है। लास्ट प्रश्न बच्चा है। कच्ची घोड़ी तो आपको पता ही है कहां की, शेखावटी की प्रसिद्ध है। आगे है नेक्स्ट, वो है वालर नृत्य। किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? गरासियाओं की घूमर कहते हैं इसे। तो ये कौन सा हो जाएगा? गरासिया। इसे कहते हैं गरासियाओं की घूमर, वालर नृत्य। वैसे गरासियाओं का जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया। गंवरी को लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं, सही है। गरासियाओं की, इसका आंसर आप बता देना। मुखिया क्या कहलाता है? सहलौत कहलाता है या कोतवाल कहलाता है? अभी के लिए अपने लास्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, सहलौत है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।